हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में ये 6th क्लास है, क्लास 10th के फर्स्ट लेसन की। आज हम इसमें क्या देखेंगे, एक्टिविटी 1.9 देखेंगे। इसमें क्या लिया गया है, टेक 2 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम विद सैंड पेपर। हमें क्या लेना है कि दो जो एफी आयरन की नेल्स होती हैं ना, वो लेनी है, ठीक है। देन पुट 1 आयरन नेल इन दी ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट 20 मिनट्स। उसके बाद देखो, ये लिए हमने कोई टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें हमने 2 नेल्स ली हैं, इसमें हम 3 भी ले सकते हैं। वो तो हमें कंपैरिजन देखना है, तो हम 2 का भी देख सकते हैं, 1 का भी देख सकते हैं, 3 का भी देख सकते हैं। हमने 2 नेल ले ली। एक तो हमने किस में डिप कर दी, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है। एक हमने वैसे ही देख ली, क्योंकि उसके साथ ही हम उसको ये देखेंगे कि कंपैरिजन होगा तो उनमें क्या क्या चेंज हुए होंगे फर्स्ट की बजाय, ठीक है। तो उसी में किस में ले ली हमने, 1 आयरन नेल CuSO4 के सॉल्यूशन में। ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें क्या ले ली हमने, आयरन नेल ले ली, ठीक है। देन टेक दीज नेल आउट ऑफ दी सॉल्यूशन। इसके बाद 20 मिनट के बाद इसको क्या ले लेंगे हम, सॉल्यूशन से आउट ले लेंगे। दी मैच ऑफ देन मैच द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड इंटेंसिटी ऑफ आयरन नेल्स। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो CuSO4 का सॉल्यूशन है वो पहले कैसा था, बाद में कैसा है। जो आयरन नेल हमने ली थी वो पहले कैसी थी, बाद में कैसी है। ये ए फिगर है, इसमें तो क्या दिखाया गया है कि कोई CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था हमने कॉपर सल्फेट का, पहले कैसा था, ब्लू था। उसके बाद इसमें हमने क्या, आयरन की नेल डिप कर दी थी, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या देखा है कि जो आयरन नेल्स थी उन पे क्या इफेक्ट हुआ है पहले क्या था, बाद में क्या है, ठीक है। तो पहले हम देखते थे तो ये कैसी थी, ऐसे कलर की थी। उसके बाद हमने जब देखा कि ये CuSO4 के सॉल्यूशन से हमने निकाल लिया है तो ये कैसे कलर की हो गई है, ब्राउन। उसके बाद ऐसे ही हम CuSO4 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। ये इसमें हम क्या देखते हैं कि पहले जो CuSO4 का सॉल्यूशन था वो कैसा था, ब्लू था। लेकिन जब हमने जो ये आयरन डिप इसमें डाली है तो इसमें इससे को डिप करने से क्या हो जाएगा, जो इसका सॉल्यूशन का जो कलर था नहीं, वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। मतलब वो चेंज हो गया, मतलब जो CuSO4 का ब्लू सॉल्यूशन था उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो ये आयरन की नेल हमने ली है। समझ आया क्या, कि पहले हमने सॉल्यूशन लेना है CuSO4 का, उसके बाद हमने कोई भी आयरन नेल इसमें डिप करनी है। उसके बाद ये देखना कि जो CuSO4 का सॉल्यूशन था उसमें क्या क्या चेंज हुआ है, और जो आयरन नेल थी उसमें क्या क्या चेंज हुई है। तो आयरन नेल के केस में देखेंगे तो क्या हो गई, वो जो नेल थी पहले की बजाय में ब्राउन कलर की हो गई। और जब CuSO4 का सॉल्यूशन देखेंगे तो वो पहले ब्लू था, बाद में कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ न कुछ चेंज हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था नहीं, इसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसको आयरन ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसको एब्जॉर्ब करके वो किस में चेंज हो गया, ब्राउन कलर में चेंज हो गया, ठीक है। और इसका जो कलर था वो एब्जॉर्ब होने की वजह से, जो पहले था ना ब्लू, इसकी वजह से क्या हो गया, लाइटन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आयरन नेल बिकम ब्राउनिश आफ्टर द रिएक्शन। तो ये हम देख सकते हैं कि जो ये आयरन नेल है ये पहले की दिखाई गई है, जो पहले थी, ये बाद में है कि जो ब्राउन हो गई है। ऐसे ये सॉल्यूशन है कि जो पहले था वो ब्लू था, उसके बाद ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो दिखा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड द ब्लू CuSO4 सॉल्यूशन बिकम कलरलेस या ग्रीन आफ्टर द रिएक्शन बिकॉज ब्लू कलर्ड ऑफ CuSO4 इज एब्जॉर्ब्ड बाय द Fe। क्या देखा हमने इस एक्टिविटी में कि जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था वो उसको Fe ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कि Fe का जो कलर है वो तो डार्क हो गया पहले की बजाय, लेकिन जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो पहले की बजाय क्या हो गया है, लाइटन हो गया। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हम देख सकते हैं जो ये आपकी NCERT में जो क्वेश्चन 13 है ना, वो भी यही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इन दी अबव एक्टिविटी वी हैव सीन दैट ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फेड्स अवे। हमने क्या देखा था इस पहले वाली एक्टिविटी में, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। इट इज़ बिकॉज कॉपर इज रिप्लेस्ड बाई द आयरन फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। क्यों हो गया था ये, क्योंकि जो कॉपर था ना, ये CuSO4 का सॉल्यूशन था, इसमें से Fe ने आके Cu को रिप्लेस कर दिया था। इसकी वजह से क्या हो गया था, इसका जो कलर था वो फेड हो गया था, जो पहले ब्लू था वो बाद में ग्रीन हो गया था, ठीक है। तो पहले CuSO4 का सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें हमने Fe डाला था इस एक्टिविटी में। उसके बाद हमें क्या मिल गया था, FeSO4, जिसकी वजह से इसका जो कलर मिल गया था वो तो कैसा था, ब्राउन था। इसका जो कैसा हो गया था, ग्रीन हो गया था।
क्यों, इसका कम क्यों हो गया था, क्योंकि जो ये SO4 के आयन थे ये किसके साथ अटैच हो गए थे, Fe के साथ अटैच हो गए थे। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देनी हो तो क्या दे सकते हैं, हेंस व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो किसको बोल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे और उसके साल्ट के साथ खुद आप एडजस्ट हो जाए। कैसे समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को है ना, किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करना हो तो इतनी ईजिली तो होगा नहीं। कोई भी चीज़ है, हम कॉमन वे में भी देख सकते हैं कि कोई किसी को डिस्प्लेस करना चाहे तो वो तभी कर सकता है कि उसमें या तो कोई एनर्जी ज़्यादा हो या कुछ उसमें क्वालिटी ज़्यादा हो, तभी होगा। नहीं तो वो पहले वाला ही सेट है तो वो क्यों अपनी अगर पहले वाला स्टेबल है तो बाद वाला आके अपनी जगह पे क्यों किसी को आने देगा। यही बात यहाँ पे है। ये जो CuSO4 है ये जो ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये Fe को डिस्प्लेस ही नहीं होने देता। क्यों, ये खुद इतना ज़्यादा स्टेबल होता तो Fe के आने से इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। लेकिन इस केस में क्या है, जब ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हम लेते हैं, इसके कॉन्टैक्ट में Fe आता है तो Fe इससे क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये ना चाहते हुए भी जो Cu है इसको इस सॉल्यूशन को छोड़ना पड़ता है, लीव करना पड़ता है। जब ये इसको तो Fe इसको हटा के इसके साथ खुद एडजस्ट हो जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। क्या होगा कि व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन दैट इट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कि जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट प्लस Fe का लिया है। ऐसे ही हम क्या देख सकते हैं, जिंक प्लस CuSO4, वो उसमें हमें क्या मिल जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे ही लेड की ले ली किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेड क्लोराइड प्लस में Cu। इन सब में हम देखते हैं ना डिस्प्लेस किस में हुआ है, तब ये डिस्प्लेस होगा जब ZnPb किससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, Cu से। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ तभी डिस्प्लेस होगी जब उसमें कोई खास क्वालिटी होगी। खास क्वालिटी होगी या तो एनर्जी ज़्यादा होगी। वही चीज़ यहाँ पे है कि जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो लेस रिएक्टिव को उसके साल्ट से हटा के खुद उसके साल्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगी। ये इसमें हुआ है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव था तो वो SO4 के साथ खुद एडजस्ट हो गया, Cu को इसने हटा दिया। यही यहाँ पे हुआ है। जो Zn था वो CuSO4 से ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने Cu को तो हटा दिया और Zn खुद इसके साथ आके लग गया। ऐसे ही लेड वाले केस में हुआ है। ये CuCl2 का सोल्यूशन था लेकिन जो लेड है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने क्या किया, Cl को तो यहाँ से हटा दिया और खुद इसके साथ आके लग गया और Cu साथ में दे दिया। तो इससे हमें क्या पता चला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कोई भी मोर रिएक्टिव चीज एलिमेंट है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव को, और जो लेस रिएक्टिव का साल्ट है उसके साथ खुद अपना सोल्यूशन बना लेगा। Zn/Pb आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, कि जो Zn है Pb है वो किससे, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तभी डिस्प्लेसमेंट होगी, लेस होगी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी एक्टिविटी 1.7 है, एक्टिविटी 1.10। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, कि कोई भी हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक में तो किसका सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में किसका सॉल्यूशन ले लिया, BaCl2 का, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। उसके बाद क्या देखा हमने, जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो क्या देखा कि एक वाहिड सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल सब्सटेंस, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। क्या किया कि जब हमने ये देखा क्या होता है, कई तो चीज़ ऐसी होती हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो सकती है। जैसे हमने पानी ले लिया, पानी में हमने चीनी डाली, तो जब हम उसको डिजोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। लेकिन कई चीज़ें क्या होती हैं, जब उसमें कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो तो वो किसकी फॉर्म में सेटल हो जाती हैं, PPT की फॉर्म में सेटल हो जाती हैं। तो PPT की डेफिनेशन देना चाहिए तो हम क्या दे सकते हैं कि ए सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल, मतलब जो डिजोल्व ना हुआ, उसमें कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो लेकिन उसमें क्या हो, इनसोल्यूबल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और जिन रिएक्शन में ऐसा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका ये एग्जांपल भी दे सकते हैं। क्या लिया था हमने, एक में सोडियम सल्फेट लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, BaCl2 लिया था, तो इससे क्या हो जाएगा, BaSO4 मिल जाएगा, साथ में NaCl मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से हमें क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो गया,
प्रेसिपिटेशन किसको बोलेंगे हम, कि जब कोई भी सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमने अलग सॉल्यूशन में ऐड किया तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो के कुछ सेटल डाउन हो जाए, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस हो उसमें, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, पीपीटी बोलेंगे। और उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ये तो हमने देख लिया। इसके साथ साथ ही हमने क्या देखा, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसमें क्या देखा था कि एक आयन ने, एक साल्ट था, एक आयन था, उस आयन ने उस साल्ट में से जो आयन था उसको डिस्प्लेस करके खुद उसमें अपना साल्ट बना लिया था, ठीक है, वो देखा था। इसमें क्या देखते हैं, कॉमन सी देखें तो क्या होगा कि पहले Na के साथ क्या था, सल्फेट था, अब यहाँ पे देखा तो Ba के साथ सल्फेट लग गया। ऐसे ही यहाँ पे Ba के साथ Cl2 था, तब यहाँ पे देखा तो Na के साथ Cl लग गया। अगर देखना चाहें तो हम जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया, मतलब जो Na के पास था वो Ba के पास चला गया, जो Ba के पास था वो Na के पास चला गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या था, कोई भी एक मेटल होगी, एक साल्ट सॉल्यूशन होगा, मेटल साल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा कि जिसमें है ना एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, कि दोनों ही साल्ट होंगे, एक साल्ट में एक साल्ट वाला आयन जो अलग साल्ट हमने लिया है आपस में आप दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। Those reaction in which there is an exchange of ions between the reactant is called double displacement reaction। तो क्या हो जाएगा, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो बिटवीन दी रिएक्टेंट। ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, ये तो इसके एग्जाम्पल में हम डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं, साथ में ये देख लेते हैं। HCl है प्लस में NaOH है, इससे हमें क्या मिल गया, NaCl प्लस में H2O मिल गया, ठीक है। HCl है, इसमें देखते हैं कि H के साथ पहले क्या आयन लगा हुआ था, Cl लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो ये Cl किसके साथ लगा हुआ है, Na के साथ लगा हुआ है। ऐसे ही ये OH आयन है, ये किसके साथ लगा हुआ था, Na के साथ लगा हुआ था। यहाँ पे देखते हैं किसके साथ डिस्प्लेस हो जाता है, H के साथ। H प्लस OH से क्या मिला है, H2O। मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, कि मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ये सिंपल क्या होता है, ये एसिड, इसको हम क्या बोल देते हैं, बेस। इससे हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस में वाटर। इसको हम सिंपली क्या भी बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे तीन डेफिनेशन देखी हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखा था कि जब एक मेटल लेनी है, एक साल्ट लेना है, और साल्ट में जो मेटल है उसको डिस्प्लेस करके जो मेटल ऐड की है वो खुद उसके साथ कंबाइन हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है उसमें कि जो मेटल हमने ऐड किया है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए उस मेटल से जिसका हम साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। उसके बाद हमने देखा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें हमने क्या देखा कि कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उनको हम सॉल्यूशन में मिलाते हैं ना तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें इनसॉल्यूबल बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। और उन रिएक्शन को जिनमें ये प्रेसिपिटेट बनता है क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया था। इसमें हमने उसके बाद हमने क्या देखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी आयंस हैं पहले जिस मेटल के साथ लगे हुए हैं उनमें क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी देख लिया, HCl था, NaOH था, इससे हमें क्या मिल गया, NaCl प्लस में H2O। ठीक है, तो आज हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बस 2 क्लासेस बचेंगी, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो लेसन के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं 2-3 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एक वीडियो दूंगी जिसमें जो 35-40 मिनट की होगी, जिसमें एक कम्प्लीटली आपको ये लेसन कंप्लीट 1 वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।